आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। इसी कमेंट के साथ प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रकाश टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, और ये प्रकाश का टॉपिक चाहे हमारा परावर्तन का टॉपिक हो, अपवर्तन का टॉपिक हो, या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, वो टॉपिक सारा का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं। और बात करें कि प्रीवियस ईयर का एलपी पेपर और ग्रुप डी का पेपर में, या फिर और वगैरह वगैरह एग्ज़ाम में भी, तो क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आए ही आए हैं। तो एक भी वीडियो मिस करना आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं होगा। अतः आप वीडियो को पूरी तरह से समझ कर देखें, और हम इसका एक प्रीवियस एक्सरसाइज सेशन भी लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की जहाँ तक बात करें तो इसके बारे में ये होता कैसा है, कैसा दिखता है, ये हम आपको पिछले के वीडियो में बता रखे हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं वह वीडियो को ज़रूर से ज़रूर चैनल को विजिट करें और उस वीडियो को देख लें। देखिए, अगर इसका बात किया जाए कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका जो परावर्तक सतह क्या होता है, वह उठा हुआ होता है। परावर्तक सतह जो होगा वो क्या होगा, उठा हुआ होगा। इसको जो हम लोग रंगेंगे वह पीछे साइड से रंगेंगे, ठीक है, इसको पीछे साइड से कलर करेंगे। अगर इसका आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा। प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा होगा, और क्या होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी होगा, काल्पनिक होगा, जिसको कि काल्पनिक को वर्चुअल भी कहा जाता है, ठीक है। छोटा होगा, आभासी, काल्पनिक होगा। और कहाँ बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। जो उत्तल दर्पण है वह कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जो भी दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा। तो ठीक है, तो ये ऐसा प्रतिबिंब बनता है। अब आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्यों होता है कि दर्पण से हमेशा पीछे बनता है, हमेशा छोटा बनता है। आखिर ये सब जानने को आप उत्सुक होंगे, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यह होता कैसा है। ये तो इस टाइप का होता है, परावर्तक सतह इसका उठा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि इसका जो है वक्रता केंद्र और फोकस वो सब किधर है, वक्रता केंद्र और फोकस किधर है। तो देखिए, ये जो पार्ट है यह किसी ना किसी क्या होगा, गोलीय दर्पण का पार्ट होगा। ये जो खिंचा हुआ है यह क्या होगा, किसी न किसी गोलीय दर्पण का पार्ट होगा। अगर हम इसको अगर हम पूर्ण एक कंप्लीट जो इसका पार्ट है उसको अगर हम एक कंप्लीट सर्कल तैयार करें, जो स्फेरिकल है उसको तैयार करें, तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। अगर जब इस तरह से कुछ कंप्लीट होगा तो आपको पता है इसका जो एक्चुअल सेंटर होगा, इसका जो वास्तविक केंद्र रहा होगा वह आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो वास्तविक केंद्र होगा वह मिल जाएगा। वास्तविक केंद्र यहीं कहीं बीच में होगा। अगर वास्तविक केंद्र हो गया, अगर इस केंद्र के बिंदु को अगर हम सर्कमफ्रेंस से मिला दें, तो यही क्या होता है, यही वक्रता त्रिज्या होता है, और ये जो बिंदु है उसको केंद्र कहते हैं। अगर इस पूरे वक्रता त्रिज्या को पूरा दो भाग में बांट दें, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका फोकस भी मिल जाएगा। अगर अब हम ये चीज़ हटा दें इधर का, तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसका जो वक्रता केंद्र होता है वह किस साइड होता है। तो अब आप यहाँ से साफ आपको पता चल गया होगा कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वह दर्पण के पीछे होता है। फोकस जो होता है वह दर्पण के पीछे होता है। वक्रता केंद्र फोकस दोनों एक साथ बोले तो दोनों के दोनों कहाँ है, पीछे होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन। तो अब अगर हम बात करें वस्तु कहाँ रखेंगे, तो आपको पता है वस्तु जिधर नहीं रंगा हुआ उधर ना वस्तु रखेंगे।
तभी तो लाइट यहाँ पे अगर टकराएगा फिर परावर्तित होगा। इधर रख देंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? कभी नहीं बनेगा प्रतिबिंब। उधर तो रंगा हुआ है, उधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग स्थिति की बात करें, वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो वस्तु तो यहीं कहीं रखाएगा, और सिर्फ एक पी मिला हुआ है, पोल ध्रुव मिला है, और कहीं कोई पॉइंट नहीं मिला है। तो कंडीशन जो होगा हमारा सिर्फ 2 कंडीशन बनेगा, या तो वस्तु को हम अनंत पर रख दें, या फिर पी से कहाँ, पी यानी कि ध्रुव से परे रख दे। यही 2 कंडीशन बनेगा, पी से परे, यही 2 कंडीशन बनेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस 2 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस 2 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एक तरफ लिख लेते हैं वस्तु की स्थिति, और दूसरी तरफ प्रतिबिंब की स्थिति। किस दर्पण के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो उत्तल दर्पण के लिए। ये जो हम लोग कंडीशन आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति व उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। और आपको पता है पिछला वीडियो में हम अवतल दर्पण के बारे में एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि किस टाइप का इमेज बनता है। तो पहला जो कंडीशन होगा वह होगा वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? इनफाइनाइट पर, अनंत पर वस्तु को रखा गया है। अनंत पर मतलब कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वह कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और वहाँ से लाइट आ रहा है। अब देखिए, अगर वहाँ से इनफाइनाइट से लाइट आ रहा होगा तो इनफाइनाइट का क्या होता है? कोई लिमिट नहीं होता है, वह तो ऐसे ही आएगा समतल दर्पण के बराबर, समतल दर्पण के मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएगा। और ये क्या होगा? ये जो होगा लाइट यहाँ से पड़ने के बाद मुख्य अक्ष समानांतर के दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर पतित होने वाली केस बनेगा। तो ये क्या होगा? ये यहाँ पर आएगा तो ये कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाएगा ऊपर की तरफ, इधर परावर्तित हो जाएगा। जब उधर परावर्तित हो जाएगा तो ये आपको पता है लगेगा कि ये जो है लाइट फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा? फोकस से। ये सब हम पूरा प्रीवियस के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है या दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप निसंदेह कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डील कर देंगे। उसी तरह से यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी तो लाइट का रे आ सकता है। तो यह भी जो होगा परावर्तन के बाद जो होगा वह कुछ इस तरह से जाता हुआ नज़र आएगा, इस तरह से इधर जाएगा ये। और ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये पीछे से कहीं से आता हुआ प्रतीत होगा वह। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है? 2 लाइन इंटरसेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और जहाँ पर 2 इंटरसेक्ट कर जाए लाइन, वहीं पर क्या होता है? वहीं पर बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह कहाँ पर बन रही है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। फोकस पर बन रही है, और कितना बड़ा है? तो बिंदु मात्र बन रहा है। बिंदु मात्र, इसको कहते हैं बिंदु मात्र, कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पूरा धुंधला बन रहा है, बिंदु मात्र बन रहा है। ठीक है। तो ये आगे दोगे। और इसको अगर आप पूछा जाए कि बताइए ये वास्तविक है क्या आभासी है, तो देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन का प्रयोग करने के बाद प्रतिबिंब बना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आभासी कहेंगे। क्या कहेंगे? आभासी कहेंगे। और वीडियो जब आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कमेंट करना तो एक कतई नहीं भूलना है, उसे हर एक कोने में शेयर कर देना है, जहाँ पर भी संभव हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है यूज करते हैं सोशल मीडिया, सारे पे उसको शेयर कर देना है। तो ये हो गया, फोकस पर बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा, आभासी बनेगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दर्पण कहाँ बना है? तो प्रतिबिंब के पीछे। कहाँ बना है? सॉरी, दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया किसके बारे में? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में। कहाँ पर? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तब। और दूसरा कंडीशन ये है, क्या है दूसरा कंडीशन? दूसरा कंडीशन में हम क्या बनाए थे कि वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं? वस्तु को रख सकते हैं P से परे। P क्या है यहाँ पे? तो P है यहाँ पे ध्रुव, P से परे। अगर P से परे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या कंडीशन होगा उसका? इमेज का। तो अगर दूसरा कंडीशन की बात किया जाए, ये हो गया हमारा
उत्तल दर्पण, जिसको कि बैक साइड से पेंट किया हुआ है, ये हमने ड्रॉ कर दिया मुख्य अक्ष, और ये हमने लिया फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र C। और जो रंगे हुए भाग को दो बराबर भाग में बांट दे वह बिंदु कहलाता है, वह बिंदु कहलाता है ध्रुव। अगर लाइन बोले वह कौन सा लाइन है जो पूरे मिरर को दो भाग में बांटता है, वह है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आप इतना का ध्यान रखेंगे। अभी हमारा जो केस बन रहा है वह P से परे, मतलब इधर ही कहीं पास में आपका क्या है, वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे यहीं कहीं वस्तु रखा हुआ है। तो आपको पता है आपको क्या करना होगा, रे डायग्राम यूज करना पड़ेगा। हम रे डायग्राम का कौन सा कैसा कैसा नियम है वो सब हम बता रखे हैं, नहीं देख पाए हैं तो वीडियो को विजिट करें और ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो यहाँ से लाइट आएगा और ये मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराएगा, उत्तल दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, यह मुख्य फोकस से, या क्या होगा, फोकस से आते हुए प्रतीत होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन पहले इधर तो परावर्तित तो होगा ही, और जब इधर परावर्तित होगा तो ये लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, ये फोकस से। तो ये कहाँ से प्रतीत होगा, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर हमको पूरा डायग्राम बनाना है तो हमें एक लाइट और चाहिए, एक रे डायग्राम और चाहिए। तो हम दूसरा रूल ये पढ़े हैं कि अगर कोई भी लाइन वक्रता केंद्र से गुजरे, वह कोई भी वक्रता केंद्र से अगर आने जाने वाली जो रेखा होगी वह बिना डेविएट हुए वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। तो हम दूसरा डायग्राम ले लेंगे, यहाँ से ये डायग्राम ले लेंगे। ये किरण आरेख, सेकेंड किरण आरेख हो गया दूसरा। तो यहाँ से तो आएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन इसके बाद जो ये सब कटा हुआ दिख रहा है, ये आपको क्या होगा, ये सिर्फ आभासी है, ये रियल नहीं है, ये क्या है, आभासी है। अगर आभासी है तो इधर चला गया डॉटेड लाइन से, और ये जो हमारा कटिंग पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, और यहीं पर क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा कटिंग पॉइंट पर। तो ये जो कटिंग पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है प्रतिबिंब, यही आपका क्या है, P एवं F के बीच में है। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह P एवं F के बीच में है। कहाँ पर प्रतिबिंब बना, P एवं F के बीच में बना। ये देखिए P एवं F के बीच में प्रतिबिंब दिख रहा है ये। और कैसा बना, छोटा बना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बना है, लेकिन हाँ वस्तु से छोटा बना है, वस्तु छोटा बना। और कहाँ बना है, ये दर्पण के पीछे बना है। ये कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। और अगर हम लोग बात करें कि ये वास्तविक है कि आभासी है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है वह आभासी बना है। आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं, और काल्पनिक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्चुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल भी कहते हैं। तो यही दो कंडीशन है उत्तल दर्पण में कि हम दो ही कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। बाकी फोकस तो उधर है, और अगर इधर वस्तु को रखेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र इधर है, वस्तु को रखेंगे इधर, नहीं रखेंगे। तो सिर्फ दो ही कंडीशन बनता है, अनंत पर और P से परे, और दोनों कंडीशन में हमने प्रतिबिंब बना दिया है कि कैसा बनता है। तो अब आप यहाँ से गौर फरमा सकते हैं कि हाँ प्रतिबिंब इसमें वाकई में सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या इसमें कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बना है, कभी नहीं, इसमें कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना है, लेकिन हाँ हमेशा सीधा प्रतिबिंब जरूर बना है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि उपयोग कहाँ किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम जब अवतल दर्पण पढ़ाए थे तो उसमें भी हम उसका उपयोग डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको जरूर से जरूर देख लेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उपयोगी, वह उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए इसका अगर उपयोग देखा जाए, क्या देखा जाए, उपयोग देखा जाए, तो देखिए इसका जो उपयोग होगा वह पार्श्व दृश्य में, पार्श्व
दृश्य। पार्श्व दृश्य करने का मतलब है साइड मिरर, साइड मिरर। जो आपका बाइक में जो बाइक होता है या फिर कार ड्राइवर जो होते हैं वो देखें उसके उनके कार में पीछे से आने वाली कारों को, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए एक मिरर लगा हुआ होता है। उस मिरर का जो उपयोग किया हुआ है वह मिरर है उत्तल दर्पण मिरर है, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर है वो, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्या बात है कि इसमें ये लिया गया है? तो देखिए इसका मुख्य बात यह है कि यह जो है वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर एक बात ये भी नोट कर लेंगे, जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु को हम कहीं भी रखें, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को हम उसके सामने कहीं भी रख दें तो हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब कार ड्राइवर को पीछे से आने वाला जो भी व्यक्ति है उसको कैसा दिखना चाहिए? सीधा दिखना चाहिए, तभी तो समझ पाएगा ना कि हाँ वो क्या है, पीछे से जो आ रहा है पहचान पाएगा। तो यही बात है कि कार ड्राइवर जो भी होता है वो अपने जो गाड़ी में जो मिरर लगाता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका अगर हम उपयोग देखें और कहाँ उपयोग होता है? पार्श्व दर्पण में तो उपयोग होता है, यह साथ साथ में किसी भवन, पेड़ क्या होगा? पेड़, बड़ा पेड़ है, कोई बड़ा बहुमंजिला भवन है या पेड़ है आदि का पूर्ण प्रतिबिंब ज्ञात करने में क्या करना है आपको? पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने में। आप चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा मंजिला भवन है या फिर बहुत बड़ा कोई पेड़ है और आपको क्या है उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब लेना है, तो हम वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग? देखिए उत्तल दर्पण एक तो बात ये, तो आपको जब भी प्रतिबिंब खींचेंगे तो आप चाहेंगे ना कि वह सीधा बने, तो वो तो हमेशा बनाता ही है सीधा। और इसको कहीं भी रख दीजिए उत्तल दर्पण के सामने तो हमेशा सीधा बनाता है। साथ में इसका जो मेन फीचर यह है, ये देखिए ये जो है इस तरह का होता है और इस तरह होने के कारण आप इसको पीछे से रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? बैक साइड से। और इसका जो एरिया कवर होता है, इसका जो एरिया कवर करने का जो कैपेसिटी है वो देखिए वह इतना ज़्यादा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में इस तरह से होता है, जिसके कारण होता है क्या है कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। तो ये क्या हो गया? इसका जो एरिया कवर करने का जो कैपेसिटी है वह कम है और इसके पास क्या है? ज़्यादा है। यही कारण है कि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस में? किसी भवन का अगर पूर्ण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तब। और कहाँ यूज होता है? और देखिए, और तीसरा यूज हो जाएगा कैमरा में। जो भी कैमरा बनता है वहाँ पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको यहाँ लिखवा चुके हैं कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आप कहीं भी रहें। आप कैमरा है तो कहीं भी कैमरा होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर सीसीटीवी कैमरे की बात किया जाए, सीसीटीवी कैमरा में वहाँ पर भी यूज होता है उत्तल दर्पण का। क्यों यूज होता है? तो यह जो होता है पहला बात में सीधा प्रतिबिंब बनाता है चाहे आप कहीं भी हो, और दूसरा बात यह है कि यह ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है। क्या करता है? ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है। तो यही सब वजह, यही कारण है जिसकी वजह से हम लोग विभिन्न जगहों पर क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग इसका उपयोग की बात करें और कहाँ यूज होगा तो स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट देखे होंगे कि अक्सर सड़क के किनारे लाइट लगा हुआ होता है जो कि प्रकाश रात के समय क्या करता है? प्रकाश देता है। देखिए स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट में इसका क्यों प्रयोग होता है? तो देखिए ये क्या करता है? जो भी इस पर लाइट आता है, इस तरह से जो भी लाइट पड़ता है इस पर, वो क्या करता है? इसको बिखेर देता है। क्या करता है? इसको ये बिखेर देता है। जो भी लाइट पड़ेगा वो क्या होगा? बिखेर देगा। जो भी लाइट पड़ेगा उसको क्या करेगा? ये बिखेर देगा। तो आप चाहेंगे ना कि हम जो स्ट्रीट
स्ट्रीट लाइट जो हम लगाए हैं वो क्या करे, उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो हर एक दिशा में बिखर जाए। तो बिखेरने का काम कौन करता है, और उत्तल दर्पण बिखेरने का काम करता है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसका पूरा यूज भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो पूछे जाते जो सवाल है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पर है कि पार्श्व दृश्य में किस मिरर का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये रहा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कॉन्वेक्स मिरर में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे कमेंट शेयर करना ना भूले। आपका कमेंट और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हम और बेहतर से बेहतर उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ बेहतर कंटेंट्स पेश करने का भी कोशिश करते हैं। अगर आगे की बात करें, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो प्रीवियस क्लास में नहीं, उसके पहले वाले वीडियो में जो हम क्वेश्चन पूछे थे आज उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आपसे पूछा गया था दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का झुकाव है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। दो समतल दर्पण के बीच में, पहला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण के बीच में 90 डिग्री का झुकाव है, तो थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख लेंगे। थीटा का झुकाव कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, और कंडीशन उसमें लिखा हुआ कि यदि वस्तु सिमेट्री हो तब। पहला कंडीशन ये डाल रखा है कि जो वस्तु है, जैसे कि मान लें कि 90 डिग्री पर है या इस तरह से है, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर, और इधर के बीच में कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर है, रखा हुआ है। अभी जब 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो वस्तु को जो है बिल्कुल इसके मिड में रखा हुआ, मतलब यहीं पर कहीं रखा हुआ है। ये क्या हो गया, इसका सिमेट्री हो गया, और ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखा हुआ है। तो पहला जो कंडीशन बोला है वह कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, सिमेट्री रखा जाए। कहाँ रखा जाए, सिमेट्री रखा जाए। तो फॉर्मूला पहले जानिए। फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री और डिवाइड में 360 डिग्री डिवाइड में क्या, तो डिवाइड में होता है जितना एंगल आया हो, थीटा होता है, नंबर ऑफ इमेज n, और डिवाइड में थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आया है, थीटा का वैल्यू आया है 90 डिग्री। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये क्या आया है, 4। आपको बता रखे हैं कि अगर सिमेट्री में रखा हुआ हो, ये क्या हो गया, इवन नंबर में आ गया। तो अगर इस तरह से कंडीशन आ गया तो यहाँ पर क्या होता है, चाहे सिमेट्री हो या असिमेट्री हो, हमेशा क्या होता है, उसमें से एक माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर दूसरा कंडीशन की बात करें, असिमेट्री, दूसरा कंडीशन क्या है, असिमेट्री रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, असिमेट्री रखा हुआ है। तो अगर असिमेट्री रखा हुआ है तो 360 डिवाइड में थीटा n इक्वल टू, तो 360 को अगर 90 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और हम आपको पूरा पता है कि जब भी इवन आता है तो वह दोनों कंडीशन क्या होता है, चाहे सिमेट्री हो या असिमेट्री हो, दोनों में माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक इसमें से घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वह 3 होगी। आगे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो आपसे पूछा गया है कि 120 डिग्री झुकाव वाले दो समतल दर्पण के बीच को सिमेट्री रखने पर दर्पणों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इस बार जो थीटा दिया हुआ आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग पहले नंबर ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे 360 और डिवाइड में थीटा। तो यहाँ डिवाइड लग जाएगा कितना से, 120 से। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और साथ में क्वेश्चन में बोल रखा है कि सिमेट्री रखा गया है। क्या रखा गया है, सिमेट्री रखा गया है। और आपको पता है कि ऑड नंबर आए और वह सिमेट्री रखा हुआ हो, क्या रखा हुआ, सिमेट्री, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसमें से सिमेट्री में से एक घटाना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो जो प्रतिबिंब रखा है वो कहाँ रखा है, वो सिमेट्री रखा है, इस वजह से हमें घटाना पड़ा। नहीं तो हम लोग ऑड नंबर जब आता है तो नहीं घटाते हैं। कब नहीं घटाते, जब असिमेट्री रखा हुआ तब। तो ये दूसरा क्वेश्चन। और आपसे ये पूछा गया है तीसरा में, 180 डिग्री झुकाव वाले दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करें।
इस बार जो क्वेश्चन लिखा हुआ है थीटा इक्वल 180 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो प्रतिबिंब निकाल लेते हैं 360 बटा में 180, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 जब आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, वह कुछ नहीं बोला है कि सिमेट्री है या असिमेट्री है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है। कौन सा आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक घटाना पड़ता है, तो इसमें कितना प्रतिबिंब बन जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा। और ऐसे भी देखिए 180 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी कि 2 समतल दर्पण जो होंगे वो इस तरह से रखे होंगे, और आप जब खड़ा रहेगा तो यहाँ पर थोड़ी जो बीचों बीच खड़ा रहेगा, बीच में खड़ा रहेगा तो आधा इधर बनेगा आधा उधर बनेगा, तो वो आपका प्रतिबिंब में काउंट नहीं होगा। ठीक है, 80 डिग्री तो या तो यहाँ खड़ा होएगा यहाँ खड़ा होएगा, और जब सामने खड़ा होएगा तो क्या होगा, वाकई में एक एक प्रतिबिंब ही बनेगा। उसके आगे अगर हम बात करें तो ये कहा है आपकी 2 समानांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा। अब देखिए इसमें बोला है कि 2 समानांतर दर्पण रखा गया है, 2 समतल दर्पण को समानांतर रख दिया गया है। समानांतर कहने का मतलब है इस तरह से रख दिया है, एक प्रतिबिंब इधर है, एक मिरर इधर है प्लेन मिरर, और एक मिरर इधर है, और बीच में कहीं वस्तु रख दिया है। अगर समानांतर है तो आप बता सकते हैं थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वह 0 डिग्री होगा, और प्रतिबिंबों की संख्या जब निकालेंगे 360 बटा में 0, और इसका वैल्यू कितना आएगा, अनंत आएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। और अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लेंगे। आगे कहा कि समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब में वस्तु से कितनी होगी। एक समतल दर्पण है, उसके सामने 50 सेंटीमीटर की वस्तु रखी हुई है। एक समतल दर्पण है, उसके सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो आपसे पूछा गया है कि उस वस्तु का उस प्रतिबिंब से कितना दूरी होगा। एक समतल दर्पण है, ये क्वेश्चन नंबर 5, एक समतल दर्पण है, और क्या हुआ, इसके सामने एक वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, और इसके बीच में दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, और पूछा है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो पहले हम लोग प्रतिबिंब बना ले, तो आपको पता है कि समतल दर्पण से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है। तो पहले प्रतिबिंब बनेगा इधर कितना, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन बोला है वो आपसे कहा है कि उस वस्तु से उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो वस्तु यहाँ है ना, और प्रतिबिंब यहाँ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 50 इधर का 50 इधर का कितना हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा। हमने प्रिंसिपल वही यूज किया है कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है समतल दर्पण से, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उसका वस्तु से कितना दूरी होगा प्रतिबिंब का, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर थीटा बराबर 75 डिग्री है, 2 समतल दर्पण के बीच में 75 डिग्री पर रखा हुआ है वस्तु को, तो कितना एंगल बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या करना होगा, 360 और डिवाइड में थीटा, तो ये हो गया थीटा 75। इसको काट देंगे, अगर इसको कट कर दिया जाए तो अगर 5 से काटा जाए तो 15 से कट जाएगा, और ऊपर कट जाएगा आपका 5 से 35 और 5 दूनी 10, इतना कट जाएगा। अगर इसको डिवाइड लगा जाए तो 15 चौके 60 और 12 मतलब कि इतना आएगा, 4.8 आएगा। तो प्रतिबिंब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, वो जब भी होता है तो पूरा अंक होता है। तो क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद क्या हो गया है, बच जाएगा। और ये कैसा है, ये सम संख्या है, और जब सम संख्या है तो क्या करना पड़ता है, 1 घटाना पड़ता है, इसका मतलब 3। तो इस तरह से आज हमने आपके सामने उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है उसका प्राकृतिक बारे में डिस्कस किया, और पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हमने डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।